नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे एग्जाम की स्ट्रेटजी पर। और बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल हो गई है, लेकिन उस तैयारी को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, उसके बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं परीक्षा में। तो हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे तो एक बार जरूर चाहे उसको मैं मॉक टेस्ट में लगाकर देखें। मैं और मेरी टीम के द्वारा ये बिंदु तैयार किए गए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में, अपनी परीक्षाओं में इनको भलीभूत तरीके से इंप्लीमेंट किया है और इसका फायदा भी मुझे कई जगह मिला है। तो एक बार चलते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये समय आपका रिवाइज का है, लेकिन ये भी बिंदु बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि ये वैज्ञानिक तरीका क्या है और इस वैज्ञानिक तरीके से हमें परीक्षा में क्या लाभ मिल सकता है। सबसे पहले हमें यहां देखना है ये जो नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि सबसे पहले हमें इस बिंदु पर बात करनी जरूरी है। ये सारा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों में ये भ्रम है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन में 4 पाली बना दी गई हैं और वो जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस तरीके का होगा बात करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं जो सारी चीजें आपको बताऊंगा वो अब तक अपने अनुभव और जो यूपी पीआरबी ने अब तक किया है मैं उसके आधार पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है वो आपको 2 प्रकार से होता है। एक जो आपकी शिफ्ट वाइज परीक्षा होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का तरीका होता है। एक आपकी जो एक्यूरेसी होती है उसके आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन का फर्क होता है। लेकिन हम यहां चर्चा करेंगे बच्चे, यानी जो यूपी पीआरबी है, ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, यानी जो आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराता है, तो उसमें जो ज्यादातर आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है वो बच्चे कैसे दिया जाता है, शिफ्ट वाइज दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है, मान लीजिए कि आपकी 4 शिफ्ट हैं। 4 शिफ्ट कौन सी, यानी एक आपकी प्रथम पाली हुई पहले दिन की, एक आपकी दूसरी पाली हुई और दूसरे दिन की ये आपकी तीसरी पाली हुई और एक उसी दिन की आपके बच्चे कौन सी चौथी पाली हुई। अब आप यहां देखेंगे चारों पालियों में आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो बच्चे बिल्कुल अलग होगा। वो कैसे होगा, मान लीजिए पहले दिन की पहली पाली का जो पेपर है वो कैसा है बच्चे, इजी है। उसके बाद अगर आप दूसरी पाली का पेपर देखेंगे तो वो कैसा हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। तीसरी का भी क्या हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। और चौथी का क्या हो सकता है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, यानी टफेस्ट हो सकता है। अब ये जो 4 पाली है इसको नॉर्मलाइजेशन वो कैसे देंगे, कैसे उनका देने का तरीका है, इन्हीं बिंदुओं पर देखते हैं। मान लीजिए कि अगर एक पेपर का लेवल है, अब पेपर के लेवल में हर शिफ्ट में लगभग 12 लाख बच्चा क्या होगा बच्चे, अपीयर होगा। अब इस 12 लाख बच्चे में ये जो 12 लाख बच्चा होगा इसमें एक शिफ्ट में औसतन कैसे निकलेगा, औसतन ऐसे निकलता है बच्चे, टोटल बच्चों की वैल्यू निकाली जाती है और उस वैल्यू से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर पहली पाली में यानी इजी पेपर था तो बच्चों का जो स्कोर पहुंच गया बच्चे वो कहां तक पहुंचा, 110 तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी पाली हुई, दूसरी पाली में जो औसत बच्चे हैं उनका जो स्कोर पहुंचा वो कितना पहुंचा बच्चे, 105 पहुंचा। तीसरी पाली जो हुई अगली उसमें बच्चों कितना स्कोर पहुंचा, यानी मीडियम का 105 पहुंचा। और जो चौथी पाली है वो टफेस्ट पेपर था तो उसका कितना पहुंचा बच्चे, 100 पहुंच गया। इस प्रकार से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है चारों शिफ्ट का कैसे निकलेगा, हम इनको क्या करते हैं बच्चे, ऐड कर लेते हैं। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 5 और 5 10 की 0। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, 1 1 2 और उसके बाद 1 2 3 और 4, यानी कितना बना बच्चे, 420 हमारा कितना बन गया, टोटल बन गया। अब जब हम 420 में देखेंगे तो हमने औसत हमें निकालना है। जब हम औसत निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 105 यहां क्या बन जाएगा बच्चे, हमारा औसत बन जाएगा।
अब नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा? तो सीधा सीधा क्या होगा फाइनल में, यानी जो इजी पेपर था उसमें प्रत्येक शिफ्ट में औसतन यानी क्या हो जाएगा, जो बच्चे 110 पर पहुंचे हैं उन्हें कहां पहुंचा दिया जाएगा बच्चे, 105 पे। और जो बच्चे 105 पर हैं उनको कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां पर हैं बच्चे, वो पहले ही 105 पर बैठे हुए हैं। अब उसके बाद जिन बच्चों की शिफ्ट का एग्जाम टफेस्ट था यानी टिपिकल था, उन बच्चों को उठा के कहां पहुंचा दिया जाएगा बच्चे, 105 पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी जिनका एग्जाम इजी था उनके 5 क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, और जिनका इजी था उनको 5 क्वेश्चन का बच्चे वेटेज दे दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो यूपीपीआरबी हमको नॉर्मलाइजेशन देगी वो किस प्रकार देगी बच्चों, वो शिफ्ट वाइज देगी। एक्यूरेसी का इसमें किसी प्रकार का कोई मामला नहीं रहेगा। तो मेरा ये बताने का पर्पज है कि इसकी हमें जरूरत अभी अगले चरण में पड़ने वाली है। तो हमें क्या करना है बच्चे, यानी इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें क्या रहना बच्चे, रेडी रहना है। यानी औसत हमें क्या मिलाना है, 105। इस प्रकार के आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। आगे आप बिंदु देखेंगे कि जी हमें कितने अटेम्प्ट करें, यानी जो परीक्षा है उस परीक्षा में हम कितने अटेम्प्ट करें। अब बेटा आ जाते हैं अपने प्रश्न पर, यानी आपकी परीक्षा में बच्चे लगभग कितने प्रश्न आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं। अब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरीके पर हम पहुंच रहे हैं, आप इसमें बच्चे 150 के 150 क्वेश्चन ही क्या करें बच्चे, अटेम्प्ट करें। लेकिन इस अटेम्प्ट को लगभग परीक्षा में कितने, यानी 3 बार बच्चे, कितनी बार आप इन क्वेश्चन को बच्चे 3 बार करें। 3 बार कैसे, यानी पेपर में बच्चे आपको 3 बार घूमना है। यानी एक बार आपको फर्स्ट राउंड में, क्या बच्चे, फर्स्ट राउंड में, उसके बाद आपको बच्चे किसमें, सेकंड राउंड में, और एक बच्चा आपको थर्ड राउंड में। अब आप कहोगे सर जी आपने ज्ञान तो बता दिया, लेकिन हमारे पास इतना तो समय नहीं होगा कि हम 3 राउंड पेपर में घूम जाएं। बच्चे करना क्या है, आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में मात्र आप कितने क्वेश्चन कर पाए बच्चे, 50 क्वेश्चन कर पाए अटेम्प्ट आप पहले राउंड में, बहुत अच्छी बात है। दूसरे राउंड में गए, आपने क्वेश्चन की संख्या बच्चे कितनी पहुंचा दी, मान लीजिए अब की बार आपके क्वेश्चन की संख्या कितनी पहुंच गई है बच्चे, 70 से 80 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है, 70 से 80 क्वेश्चन की संख्या पहुंच गई। अब आता है बच्चे थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में करना क्या है, ये बच्चे मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल आपको औसत तरीका बता रहा हूं, ये औसत बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। अच्छा, अब करना क्या है, यानी यहां तक हम पहुंचे, पहली बार में हमने 50 क्वेश्चन किए, दूसरे बार में 70 से 80 क्वेश्चन किए। अब आता है बच्चे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में हमें करना क्या है, यानी अब हमें सही विकल्प को चुनने की जो प्रक्रिया आती है उसको कैसे चुने। अब बच्चे हम आएंगे थर्ड रो पर, यानी ये जो थर्ड राउंड है इस पर, यानी अब तक हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 70 से 80। अब चलते हैं हमारे असली जुगाड़ पर, यानी जो हम इस वीडियो का पर्पज रखना चाहते हैं। करेंगे क्या बेटा, यानी हमने सेकंड राउंड में कितने, 70 से 80 क्वेश्चन को क्या कर लिया था, अटेम्प्ट कर लिया था। अब आगे जब चलेंगे तो हमें क्या करना है, आपके पास बच्चे कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, जो बाकी हमारे आधे क्वेश्चन बचे हैं उन सबको बच्चे हमें क्या करना, अटेम्प्ट करना है। यानी पूरे 150 क्वेश्चन बच्चे हमें क्या करने, अटेम्प्ट करने कैसे है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को बच्चे पढ़ेंगे तो आप आसानी से इतना जरूर कर सकते हैं, अगर आप परीक्षा में 70-80 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपकी इतनी तैयारी जरूर है कि आप किसी भी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन को क्या कर सकते, एलिमिनेट कर सकते। बच्चे तुक्का मारने की कोई विधि मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ किस पर बात कर रहा हूं, एग्जाम स्ट्रेटेजी में वैज्ञानिक तरीका, जो साइंटिफिक तरीका है, जिसमें ज्यादा बड़ी बड़ी परीक्षाओं में देने वाले अभ्यर्थी इस काम को करते हैं। मैं स्वयं भी इस कार्य को करता हूं और बहुत सारे मेरे जैसे अभ्यर्थी भी करते थे। आगे मान लीजिए कि अब ऐसे क्वेश्चनों की संख्या कितनी बची है, मान लीजिए 70 क्वेश्चन की संख्या आपके पास बची है, तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन के लगभग बेटा किन्हीं भी 2 क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता लग सकता है कि इसका ये वाला ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 70-80 क्वेश्चन में पहले राउंड में पहुंच रहे हैं तो इसमें से भी लगभग
8 से 7% गलत होने की संभावना रहती है। तो आपका यहां तो नंबर आने वाला नहीं है, तो हमें कभी ना कभी तो ऐसा करना पड़ेगा, यानी इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा जिससे हम क्या मेरिट के बच्चे करीब पहुंच जाएं। और जब हम मेरिट के करीब ही नहीं पहुंचेंगे तो हमें रिजल्ट देखने का भी कोई भी औचित्य नहीं बनता। तो इसलिए सबसे पहले हमें इतना जरूर करना है कि हम मेरिट के आसपास तो पहुंचे। भाई जब तक हम मेरिट के आसपास नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम होगा। तो चलते हैं। अब आपके पास बच्चे कितने ऑप्शन बचते हैं? 2 ऑप्शन बचते हैं। अब 2 ऑप्शन में बच्चे हम प्रायिकता का भी प्रयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास बच्चे 70 क्वेश्चन बचे रिमेनिंग। अब आप इन 70 क्वेश्चन में, यानी जिसमें आपका भाव क्या कहता है कि जी इसका बी होगा, आगे वही प्रश्न आया, इसका क्या होगा, सी हो गया। ऐसे करके बच्चे आपने लगभग कितने 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और हम बिल्कुल प्रोबेबिलिटी क्या चलेंगे, आधी आधी, क्योंकि अगर आपने इन दोनों में भी सेंस के आधार पर चुना तो कितना सही कर सकते हैं आप बच्चे? 50 क्वेश्चन को तो सही कर सकते हैं, 50% को तो क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और जब आप 50% क्या करोगे, सही करोगे, तो आपके क्वेश्चन की संख्या कितनी हुई बच्चे? 35 सही होगी। यानी आपने कितने क्वेश्चन सही करे? 35 सही करे। और कितने करे? 35 आपने बच्चे क्या करे, गलत करे। अब नेगेटिव मार्किंग है, आपका जो सही अंक है वो 2 नंबर का है और गलत होने पर कितना कट जाएगा, 0.5 आपका माइनस हो जाएगा। तो कर दो, जब हमारा 35 कटेगा तो कितने अंक यहां से लेस हुए, 9 चौक 36, लगभग 9 क्वेश्चन आप इसमें से काट दीजिए। और जब आप 35 में से मेरे बच्चे जब 9 क्वेश्चन को काटेंगे तो कितना बच जाएगा, लगभग आपके 26 क्वेश्चन क्या बच जाएंगे बच्चे, यहां से फाइनल होकर निकल जाएंगे। यानी अभी भी आप रिस्क लेकर कितने फायदे में हैं बच्चे? 26 क्वेश्चन की आपको ग्रोथ हो चुकी है। वो भी कब? जब आपने इस सेंस के आधार पर आधे क्वेश्चन को सही किया है और आधे क्वेश्चन को बच्चे क्या किया है, गलत किया है। यानी आप अभी भी क्या हैं, फायदे में हैं। अब कैसे? अभी तक आप बच्चे यानी मेरिट के अंदर नहीं थे, क्योंकि आपने जो 70 से 80 क्वेश्चन करे इसमें आप किसी भी सूरत पर मेरिट में नहीं थे, क्योंकि आपने रिस्क भी नहीं लिया। अब हमें क्या करना है, यानी हम ये माने कि यहां हमारे पास 70 थे और हमें यहां कितने मिले, 26। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले 70 क्वेश्चन और ये 26%, तो लगभग कितने मेरे बच्चे, लगभग हम 95 क्वेश्चन के आसपास अब पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम बॉर्डर के पास तो पहुंचे, हम एक फाइटर के रूप में तो बने। और यहां क्या था कि हम फाइटर के रूप में नहीं पहुंच पाए। अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, यानी ये हमने यहां तक चीजें पढ़ ली हैं, समझ लिया। अब आप कहेंगे जी हम इसमें 2 एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाता हूं, जो हमारी परीक्षा में बनाया गया एक प्रश्न है। कैसे है, आप भी ध्यान से सुनना, आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक है, एक रस का प्रश्न है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। शोक विकल सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक पिकारा, परही भूमि तल बारही बारा। अब आप जब रस की बात करेंगे तो आपको क्या मिलता है मेरे बच्चे, रस में देखने पर आपको यह पता लग जाता है कि ये दोहा या ये पंक्ति क्या भाव कह रही हैं। अब मुझे लग रहा है शोक की और दुख की बात हो रही है। जब शोक की और दुख की बात हो रही है तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन को बाहर निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन को। जैसे किसको मेरे बच्चे, यहां एक ऑप्शन में भक्ति रस है, तो जो बी ऑप्शन है उसको बाहर कर देंगे, भक्ति रस हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है आपका, शांत रस। मेरे बच्चे यहां आप देखेंगे ए में क्या दिया गया, शांत रस, तो क्या हुए, दोनों बाहर हो गए। अब बचे कौन से हमारे पास, एक बच्चा हमारे पास कौन सा, करुण रस, और एक बचा आपके मेरे बच्चे कौन सा, वीर रस। यानी हमारे पास अब हमारे पास कौन से बच्चे, यानी सी और बच्चे क्या बचे, डी बचे। कौन से बच्चे, सी और डी। अब आप सी और डी में से भी सेंस लगाकर इसमें से क्या कर सकते हो बच्चे, एक आप सही कर सकते हो और एक आप क्या कर सकते हो, गलत। और इस तरीके से
आप बच्चे लगभग, मैं बता रहा हूं कि ये अगर बहुत अच्छे अभ्यर्थी होते हैं वो तो इस संख्या को 75% तक सही ले जाते हैं प्रोबेबिलिटी के आधार पर। लेकिन अगर आप परीक्षा में 150 में से 70 सही कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप में 50% क्वेश्चन सही करने की भी संभावना है, पोटेंशियल है। तो इसलिए मेरे बच्चे रिस्क जरूर लेना है। आपको नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा बच्चे, शिफ्ट वाइज आधार पर मिलेगा, एक्यूरेसी के आधार पर नहीं मिलेगा। इसीलिए 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तुक्का नहीं मारना है, बल्कि आपको कॉमन सेंस के आधार पर परीक्षा में लगभग 3 राउंड, 3 नहीं कर सकते तो मिनिमम 3 नहीं कर सकते तो 2 बार ये प्रक्रिया मेरे बच्चे जरूर अपनानी है। एक बार वही प्रक्रिया, एक बार करने के बाद सारे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं ये आप स्ट्रेटजी पहले बनाओगे टाइम के अनुसार कि मेरी स्पीड कैसी है, मैं परीक्षा में 3 बार घूम सकता हूं या 2 बार। जितनी बार आप घूमेंगे पहली बार के सारे जितने भी आपने आंसर किए हैं उन सभी गोलों को पहले फिल कर लेंगे, यानी अपने माइंड को स्ट्रेस से बिल्कुल क्या कर लेंगे बेटा, खत्म कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार की स्ट्रेस की गुंजाइश ना रहे। यानी अगर ये आपने काम करके 70 क्वेश्चन को आराम से फिल कर लिया तो आपकी परीक्षा में लगभग, मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि आप फाइट में होंगे। औसत बच्चे होते हुए भी कई बार आप अच्छे बच्चों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है बहुत अच्छे बच्चे एग्जाम स्ट्रेटजी ना बनाकर क्या हो जाते हैं, फाइट से बाहर हो जाते हैं। एक एवरेज बच्चा, एक औसत बच्चा अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर एक परीक्षा को पास कर जाता है। तो यही आज की हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी थी। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छे से फिल करिएगा, सही तरीके से एग्जीक्यूट करिएगा, और मैं आशा करता हूं जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, और बिल्कुल आराम से, ध्यान से, बिना तनाव लिए चीजें को करना है। और मैं और मेरी टीम स्टडी स्थल को आपके पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने पेपर की तैयारी मन से की है, ईमानदारी से करी है, उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों आपसे मेरी मुलाकात बहुत जल्दी होगी, बहुत अच्छे तौर पर होगी। आपको भी लगेगा कि सर ने जो स्ट्रेटजी बताई है उसका लाभ हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों एक बार इस ट्रिक को जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।